तो फ्रेंड्स एक केस स्टडी बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं जो रिसेंट पब्लिकेशन में सीए फाइनल न्यू सिलेबस में आया है। यह जो केस स्टडी हम करने वाले हैं वो एफएससीएम इलेक्टिव पेपर के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और इलेक्टिव पेपर रिस्क मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक है वो आपके सीए फाइनल एसएफएम न्यू सिलेबस में भी है, एफएससीएम में भी रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है और रिस्क मैनेजमेंट जो इलेक्टिव पेपर है उसमें तो हर चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट की ओर आपको लेकर चलता है। तो रिस्क मैनेजमेंट आजकल बहुत हॉट टॉपिक बन गया है, स्पेशली आफ्टर कोरोना वायरस इशू। आजकल हर कंपनी रिस्क मैनेजर्स हायर करती है, इट इज सडनली ए हॉट जॉब। सो जब हम इस तरह के न्यूज सुनते हैं रिस्क मैनेजर इज सडनली ए हॉट जॉब, या हम सुनते हैं कॉर्पोरेट इंडिया नीड्स टू एक्सेलरेट ऑन रिस्क मैनेजमेंट, dearth ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स रेज कंसर्न, मतलब इंडिया में रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है और सैलरीज भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो तब हमें लगता है कि नहीं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा आउटकम देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि पढ़ाई का सिर्फ डिग्री लेने तक का एक रोल नहीं रहता है। पढ़ाई का इंपॉर्टेंस एक्चुअल में डिग्री मिलने के बाद शुरू होता है कि आपने जो लर्निंग की है वो कितना आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या रिस्क मैनेजर बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। बहुत सारे हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जो रिस्क मैनेजर्स हैं और डेफिनेटली अब हमारे पास इलेक्टिव पेपर में भी न्यू सिलेबस में भी रिस्क मैनेजमेंट का कवरेज है, तो डेफिनेटली अब हमारा दिन पे दिन रोल बढ़ता चला जाएगा। पवन पाल कौशल अगेन एक रिस्क मैनेजर हैं और आप देख सकते हैं ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, इंडसइंड बैंक। रामास्वामी अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये रिस्क मैनेजर हैं इंडसइंड बैंक के। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स यहां दे रहा हूं दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दे आर रिस्क मैनेजर। फाइन सर। यस बैंक अपॉइंट्स नीरज धवन एज चीफ रिस्क ऑफिसर। अगेन हु इज नीरज धवन? अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग उस केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे कॉन्सेप्ट नंबर 17। तो यहां पर हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय अ कंपनी। एक कंपनी को कितने प्रकार के रिस्क फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, फाइन। सो इसका जो डिटेल कवरेज है वो हमने थ्योरी बुक में दिया हुआ है। थ्योरी बुक आपको अलग से इशू किया जाता है, उसमें 100% मार्क्स हमारे थ्योरी बुक से आता है, जहां पर थ्योरी आजकल मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। सो वेरियस टाइप ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क faced by company, faced by any company are, तो आप इमेजिनेशन अब आपको करना पड़ेगा कितने प्रकार के रिस्क एक कंपनी फेस कर सकता है, ठीक है। अब आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा और फिर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा और उसको फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। लेट्स से करेंसी रिस्क, आपने फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था, तो करेंसी के फ्लैक्चुएशन का एक रिस्क हो सकता है। नंबर 2 कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी रिस्क डेफिनेटली प्राइस ऑफ कमोडिटी काफी फ्लैक्चुएट करते हैं, कभी ऑयल की प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंच जाती है, कभी ऑयल की प्राइस ऑल टाइम लो पहुंच जाती है। इसके कारण काफी रिस्क कंपनी को झेलना पड़ता है। जो एयरलाइन बिजनेस है उसमें मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ऑयल का ही रहता है, तो डेफिनेटली जब भी उसकी प्राइस बढ़ती है, उनके फ्यूल की प्राइस बढ़ती है, तो आप देखना एयरलाइन कंपनी के शेयर प्राइस गिरती है, ठीक है। इन सब का प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन सब का प्रैक्टिकल हमने आपको बता दिया है और जब हम इलेक्टिव पेपर करने वाले होंगे तो वहां पर हम इन सब को और प्रैक्टिकली लिंक करके आपको बताएंगे। नंबर 4 काउंटर पार्टी रिस्क, सामने वाला पार्टी अगर डिफॉल्ट हो जाए तो वो भी एक तरह का रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क। नंबर 5 लिक्विडिटी रिस्क, अगर आपके पास पैसों की कमी है तो उसे
लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क, अगर कोई पार्टी अगर आपके कंपनी के खिलाफ है या आपके बिजनेस के खिलाफ है तो डेट इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल रिस्क। जैसे बिहार में लीकर बैन जब लगा था तो काफी लीकर कंपनीज के शेयर प्राइस गिरी थी, पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। नंबर 7, बहुत तरह के रिस्क हैं। नंबर 7, रियल टाइम रिस्क, आपके स्टॉक मार्केट की प्राइस क्रैश कर जाती है, रियल टाइम रिस्क। ये सब चीजें हम लोग आगे चलकर प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं। 8, इन्वायरमेंटल रिस्क, इन्वायरमेंटल रिस्क, ठीक है। श्योर शॉर्ट आपको इस पे फायदा मिलेगा। आप सारे तरह का रिस्क आप देख लीजिए और एग्जाम में आपको आएगा कि भैया आप बताइए, एक केस स्टडी दिया जाएगा और बताएगा कि भैया इस पे रिस्क क्या है, तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है सर। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क, स्टाफिंग रिस्क भी इसको बोल सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट रिस्क, ठीक है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो सकता है काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हों, रिस्क हो रहा हो ह्यूमन का, ठीक है। या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिस्क ये भी हो सकता है कि कोई ह्यूमन ही फ्रॉड कर रहा है कंपनी के खिलाफ, कुछ गलत चेक्स इशू कर दिए, जैसे कुछ अप्रूवल्स गलत दे दिए, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, ठीक है। इसको हम स्टाफिंग रिस्क भी बोल सकते हैं, स्टाफिंग रिस्क भी बोल सकते हैं। नंबर 10, रेपुटेशन रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, कभी कभी कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसे कैंपेन चलते हैं कि कंपनी का रेपुटेशन दांव में लग जाता है। जैसे नेस्ले के केस में, मैगी में ऐसा हुआ था, आपको सारा केस पता है। मैगी में बैन भी लगा था, बाद में सब कुछ ठीक हो गया था, बट उस समय काफी उनको नुकसान हुआ था। रेगुलेटरी रिस्क, सेबी का रेगुलेशन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, रेगुलेशन आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस रिस्क, आप प्रॉपर कंप्लायंस आपकी अप टू डेट नहीं है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, साइबर अटैक आजकल बहुत चल रखा है, ये सब चीजें। टेक्नोलॉजी रिस्क, एक रिस्क मैनेजर को ये सारी रिस्क देखनी चाहिए। एक और हो सकता है सेटलमेंट रिस्क, सामने वाला पार्टी सही से सेटल नहीं कर रहा है, लिक्विडिटी नहीं मिल रही है जब हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं। जब हम सौदे को सेटल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम जब सेटल करते हैं तो सेटल नहीं हो पाता है ठीक से कभी कभी, तो उसको सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। और भी बहुत प्रकार के रिस्क हैं जो आप पढ़ेंगे। फॉर मोर डिटेल रेफर थ्योरी बुक चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट। फॉर मोर डिटेल रेफर थ्योरी बुक चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, फाइन। तो हम उस केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम वो केस स्टडी को रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, रीड करना शुरू करते हैं। टीआरसी केबल्स लिमिटेड, ये आप इसका इमेज ले सकते हैं। मैं इसे आपको, अगर बुक में नहीं है तो आप इसका इमेज क्लिक कर सकते हैं, और बाकी मैं ग्रुप में आपको सारे क्वेश्चंस पोस्ट कर देता हूं जो आपके बुक्स में नहीं है। जो नए नए क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपके ग्रुप में पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। टीआरसी केबल्स लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग electrical cables and data cables including fiber optic cables. While mainly it exports the manufactured cables to other countries, it has also established its production facilities at some African countries due availability of raw material and cheap labor there.
तो वहां पर अफ्रीकन कंट्रीज में भी इन्होंने अपना काम शुरू किया है। सम ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल सच एज कॉपर, एल्युमिनियम एंड अदर नॉन फेरस मेटल्स आर ऑल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। कुछ कॉमोडिटीज इंपोर्ट भी किए जाते हैं, ठीक है। हेंस ओवरऑल टीआरसी हैज फ्रीक्वेंट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स डिनोमिनेटेड इन नॉन आईएनआर करेंसीज। तो फॉरेन करेंसीज में डील हो रहा है, तो डेफिनेटली आप देखिए रिस्क क्या क्या हो सकता है। एक तो कमोडिटी आ गई, एक करेंसी आ गई, तो दो रिस्क तो मैंने आइडेंटिफाई यहां कर लिया। आप भी कोशिश करिएगा इसको आइडेंटिफाई करने का, एंड देन फिर हम एक बार सॉल्यूशन देखेंगे। दो टीआरसी मेक यूज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स, but to finance its operations it make use of short term financial instruments such as commercial paper, bank credits and term loan from the bank, etc. If any surplus cash is left with TRC, it is invested in interest yielding securities. Recently due to stiff competition, so there can be one type of risk, competition risk भी एक कहते हैं, ठीक है। From its competitors TRC has relaxed its policy for granting क्रेडिट। उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिलैक्स कर दी, उन्होंने क्रेडिट और रिलैक्स कर दिया। मतलब जहां पर कस्टमर को 40 दिन तक का उधार दिया जाता था, वहां पर 60 दिन का उधार देने लगा, मतलब क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। Recently, due to stiff competition from its competitor, TRC has relaxed its policy for granting credit and to manage receivables. It has formed a separate credit division. Further, to hedge, hedging यहाँ पर आ गई, itself against the various risk, it has entered into various OTC derivative contracts. OTC मतलब होता है over the counter, settled outside the exchange. Settlement जिसका कहाँ होता है, outside the exchange, मतलब वो एक्सचेंज में सेटल नहीं होता, तो और बुरी बात है। अगर एक्सचेंज के बाद सेटल होगा तो डेफिनेटली वहां पर सेटलमेंट रिस्क आएगी। रिक्वायर्ड, इवैल्यूएट द मेजर रिस्क टू विच टीआरसी लिमिटेड इज एक्सपोज्ड टू। सो इस तरह के आपके केस स्टडीज बेस्ड सवाल हैं, आपको केस स्टडी दिया गया है, अब आपको यहां पर रिस्क पूछा गया है, ठीक है। सो इस तरह के सवाल को केस स्टडी बेस्ड सवाल बोलते हैं, और इसमें क्वेश्चंस होते हैं। जब हम इलेक्टिव पेपर जाएंगे तो इसको और हम ब्रॉडली तरीके से समझ पाएंगे, इससे एमसीक्यू भी निकलेंगे, इससे बहुत सारे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी निकलेंगे। बट ये एक थोड़ा सा हल्का सा झलक है जो आपको एसएफए में डेफिनेटली मिलेगा, और आपको ये डेफिनेटली देखकर जाना है। सो हम देखते हैं क्या क्या रिस्क ये फेस कर रहा है। हालांकि आपने आइडेंटिफाई बिल्कुल कर लिया होगा। सबसे पहला है फाइनेंशियल रिस्क में इन्होंने कैटेगरी बना दिया है, कोई बात नहीं। करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क डेफिनेटली है। फॉरेन कंपनीज फॉरेन कंट्रीज से काम करेंगे तो करेंसी रिस्क बिल्कुल आएगा। करेंसी रिस्क है। कमोडिटी रिस्क, डेफिनेटली बहुत सारे कमोडिटीज पे डील कर रहे हैं ये। इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि ये काफी लोन वगैरह भी ले रहे हैं। काउंटर पार्टी रिस्क, सामने वाला अगर डिफॉल्ट कर गया वो भी एक रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क, पैसों की कमी है तभी वो लोन ले रहे हैं, या कभी भी कैश क्रंच आ सकता है, कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसे लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। पॉलिटिकल रिस्क, अगर आप सामने वाली कंट्री से काम कर रहे हैं, कोई अगर दो कंट्री में अगर कुछ वार लाइक सिचुएशन हो गया तो आपकी बिजनेस काफी हैम्पर हो जाती है, ठीक है। और सेटलमेंट रिस्क, सेटलमेंट रिस्क जब आप आउटसाइड द एक्सचेंज, ओटीसी, ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर, वन टू वन पार्टी होता है, इसमें कोई एक्सचेंज का रेगुलेशन नहीं होता है, इसमें कोई सेबी का रेगुलेशन नहीं होता है। ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर, इसका ऑपोजिट क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड। दो तरह की एग्रीमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ओटीसी और एक एक्सचेंज ट्रेडेड। तो ये ओटीसी है, तो यहां पर सेटलमेंट हमेशा प्रॉब्लम रहता है, सेटलमेंट की रिस्क हमेशा यहां पर रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास सॉल्यूशन है। हालांकि इसमें हम और भी 2-3 रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एक तो मुझे कंपटीशन रिस्क नजर आ रहा है जो कि यहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। तो इसका पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, और डेफिनेटली जहां भी आप इस चीज को देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन लिख दूंगा, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जरूर आपको देखकर जाना है, ठीक है, फाइन। सो हमारे मटेरियल का जो हमारा क्लास मटेरियल है उसका ये क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहां पर आप रेफर बुक आप करेंगे फॉर इट्स सॉल्यूशन, फाइन।
यहां पर आप चाहे तो एक रिस्क और लिख सकते हैं, दैट इज कंपटीशन रिस्क। ठीक है, और सारे रिस्क आपकी बुक में दिए हुए हैं, बुक में आपको सारी जितनी भी रेलेवेंट रिस्क है वो आपको थ्योरी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फाइन। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम, और बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जब इस तरह के क्वेश्चंस पहली बार बच्चे स्टूडेंट्स देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका सिंपल सॉल्यूशन है, बस आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, फाइन। आई होप ये आपको अच्छा लगा और सिंपल भी था, लेकिन इससे हमें ये चीज पता चल गई कि किस तरह के क्वेश्चंस अब न्यू सिलेबस में आ सकते हैं आगे चलकर। सो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा इन सब सवाल के ऊपर, और हम अपने क्लास में हर न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करते हैं। हम पूरा तैयार करके आपको भेजते हैं एग्जाम हॉल में, ताकि आपको कोई उस वक्त दिक्कत ना हो, क्योंकि उस वक्त अगर आपको दिक्कत फेस होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रिपरेशन और कहीं ना कहीं आपको कवरेज में कमी रहती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं 100% कवर करके बच्चा जाए और 100% स्कोर करे। यस, 100% स्कोरिंग इज वेरी मच पॉसिबल। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि आपको हर चीज रिवाइज करके जाना है, हर चीज आपको देख कर जाना है, कोई भी चीज छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि थ्योरी से डायरेक्ट आपको 20 to 25 मार्क्स का आता है। और जो मेरी बुक है वो बहुत ही, मैंने शॉर्ट में एक बुक बनाई है, उसको मैं मानता हूं कि उसमें से आप 100% थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, फाइन। चले आगे, चलिए सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे थ्योरी का पार्ट है, जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे। वहां पर भी ये सब चीजें लिखी हुई है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, आप देखिए बहुत तरह के रिस्क हैं। हमने कहा ना कि बहुत सारे रिस्क हैं जो आपको मैनेज करने होते हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क, जैसे कोडक की कभी कैमरा बहुत चलती थी, लेकिन अब वो एकदम आउटडेटेड हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। स्ट्रेटेजिक रिस्क, नोकिया भी स्ट्रेटेजिक रिस्क को फेस कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क में सेबी ने फाइन लगा दिया 55 लाख रुपीस का, क्योंकि आपने कंप्लायंस सही से नहीं किया है। आरकॉम में पेनल्टी लग गई 6.24 मिलियन की, कुछ ना कुछ कंप्लायंस की प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं दीज आर कंप्लायंस रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क, जेट एयरवेज डिफॉल्ट। फाइनेंशियल रिस्क, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में डिफॉल्ट हो गया था, आपको पता होना चाहिए, वो एक फाइनेंशियल रिस्क था, वो एक डिफॉल्ट रिस्क था। ठीक है, फाइन। पॉलिटिकल रिस्क, जब कंपनी किसी भी चीज में बैन लगा देती है, कोई भी अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है तो पॉलिटिकल रिस्क कहते हैं उसे। ठीक है सर, बहुत सारी चीजें हैं जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रहा हूं। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट फ्लैक्चुएट कर जाएगा, वो भी एक तरह का रिस्क है। ऑल 6 अनिल अंबानी ग्रुप स्टॉक हैमर्ड एज आरकॉम फॉल्स ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपके लिए इंटरेस्ट बर्डन हो गया है, उसे इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं। करेंसी रिस्क, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, जेट एयरवेज, इन सब का फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग होता है, तो कहीं ना कहीं ये करेंसी रिस्क फेस करता है। लिक्विडिटी रिस्क, बहुत तरह के रिस्क है। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने हर तरह के रिस्क कवर करने हैं, थ्योरी में भी एंड फिर इलेक्टिव पेपर में भी, हमारे पास एफएसए में भी है, रिस्क मैनेजमेंट में भी है। तो हर तरफ रिस्क मैनेजमेंट चल रहा है। रिस्क मैनेजमेंट इज सडनली अ हॉट जॉब। ठीक है, आई विश कि आप इसमें अपना करियर भी देख रहे हो, क्योंकि क्लास में हम लोग इसी तरह से पढ़ाते हैं कि आप अपना करियर भी इस लाइन में बना सकते हैं, या किसी भी लाइन में। फाइनेंस में बहुत सारे और करियर ऑप्शंस हैं, स्टॉक मार्केट में, करेंसी मार्केट में, बहुत तरह से म्यूचुअल फंड मार्केट में आप अपना करियर बना सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि आपको फाइनेंस में ही अपना करियर बनाना चाहिए। एक नया भी लाइन है और स्कोप भी बहुत अच्छा है, और काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब इस लाइन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब आपको भी अच्छा परफॉर्म करना है, आपको भी एटलीस्ट इस लाइन के बारे में सोचना जरूर है। ठीक है, और क्लास में एटलीस्ट मैं आपको इतना सारा प्रैक्टिकल करवा देता हूं कि आप सोचते हैं, और डेफिनेटली पहली सोच आपके द्वारा आएगी और अपने आप रास्ता खुलता जाएगा। एक रास्ता के बाद अपने आप दूसरा रास्ता बनता जाता है, बस आप शुरुआत करिए। फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट स्टेप। ठीक है, फाइन। चले आगे, चलिए सर।